बुलेटिन की शुरुआत तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां पर जेपी नड्डा का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भेंट किए। जेपी नड्डा पिथौरागढ़ के गुंजी जाएंगे, जहां पर आदि कैलाश के दर्शन पूजन और उसके साथ ही वाइब्रेंट ब्लेज में भी रात्रि प्रवास को जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। तो आज देखिए जेपी नड्डा का उत्तराखंड का दौरा, इस दौरान उनके तमाम कार्यक्रम और साथ ही आपको बता दें कि आदि कैलाश भी जाएंगे और साथ ही पिथौरागढ़ के गुंजी भी जाएंगे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। और देखिए जिस समय पर जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का बड़ा संदेश दिया है। उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में 150 से ज्यादा भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों को जेल पहुंचाने का काम किया गया है। मुख्य कोषाधिकारी को से लेकर आईएएस, आईएफएस इंजीनियर और जीएसटी कमिश्नर लेवल के अधिकारी भी अब तक जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। किसी भी विभाग की अगर शिकायत मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के गृह सचिव शैलेश बघौली का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं उसी के आधार पर राज्य में काम किया जा रहा है। इसमें देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको किसी भी दिशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और काफ़ी सारी कार्रवाई जो है इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा की जा रही है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि इस कार्रवाई को सतत रूप से जारी रखा जाए और इसमें और तेजी और इसको और प्रभावी ढंग से किया जाए। राज्य हमारा ये देवभूमि है। देवभूमि में सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए, पारदर्शी शासन होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। उसको लेकर ये अभियान हमने प्रारंभ किया है और ये अभियान और तेज़ गति से चलेगा। जहाँ भी शिकायतें मिलेगी उसके लिए हमने 1064 टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की है। हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसको जो है रिवॉल्विंग फंड भी हमने उपलब्ध कराया है, जिससे कि उनको अपने काम करने में किसी प्रकार की परेशानियां न हो। आगे जहाँ भी और इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, जनता की अपेक्षाएं जहाँ हैं वहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ तेज़ी से होंगी। उधर उत्तराखंड में 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिन के दौरे पर राजधानी देहरादून पहुंची है। वित्त आयोग की टीम से राज्य को काफी उम्मीद है। वित्त आयोग की टीम राज्य की आर्थिक स्थिति, वित्तीय संसाधनों पर विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ ही सुझाव भी यहां पर लेगी। और वित्त आयोग की टीम के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान और जीएसटी से मिलने वाले प्रतिपूर्ति समाप्त होने के बाद भी स्थिति को वित्त आयोग के सामने रखा जाएगा। भारत सरकार का नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन और जितनी भी स्कीमें बनती हैं उन स्कीमों में हमको जो धनराशि दी जाती है या सहायता दी जाती है, हमारे पर जो विचार किया जाता है वो हमारी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि हमारे राज्य की जनसंख्या 1,25,00,000 है। उसके आधार पर हमें सभी प्रकार की सुविधाएं, सहायताएं प्राप्त होती हैं केंद्र सरकार से मिलने वाली। लेकिन हमको राज्य के अंदर पर्यटन है, हमारे यहाँ पर वर्ष भर लगने वाले अनेक प्रकार के मेले हैं, प्रमुख त्यौहार हैं, महोत्सव हैं, इन सभी पर बड़ी संख्या में लोग देश दुनिया के आते हैं और ये संख्या हमारी 8 से 10 करोड़ प्रत्येक वर्ष होती है, जिनके लिए हमें सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर जुटानी पड़ती हैं। तो हम उस दृष्टि से भी बात रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची है। आयोग की टीम राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी और साथ ही सुझाव भी दौरान लेगी। बीजेपी से नामित 3 सदस्य समिति के सदस्यों में से विधायक विनोद चमोली भी बैठक में अपने सुझाव देंगे और बैठक से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सीधे तौर पर कहा कि वो इस दौरान प्रदेश के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर 16वें वित्त आयोग की टीम का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहीं विनोद चमोली ने यह भी कहा कि हर साल प्रदेश में 4 धाम यात्रा होती है, इसके साथ ही कांवड़ मेला आयोजित होता है और उत्तराखंड में जो पॉपुलेशन के हिसाब से पर्यटन और तीर्थाटन कई गुना अधिक आता है। इसके लिए वो केंद्र से हर साल करीब 1,000 करोड़ की धनराशि की मांग करेंगे। साथ ही आपदाओं और वन अग्नि से निपटने के लिए भी केंद्र के सहयोग की बात रखी जाएगी। मैंने पहले भी कहा था
कि हम लोग यात्रा प्रदेश हैं। प्रतिवर्ष हमको चारधाम यात्रा का आयोजन करना पड़ता है और कांवड़ का आयोजन करना पड़ता है। धार्मिक तमाम समय समय पर यहाँ पर लोग जुड़ते हैं, हरिद्वार में जुड़ते हैं, ऋषिकेश में जुड़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में आना जाना होता है। साथ ही हमारा ये पर्यटन का क्षेत्र भी है, तो साथ ही पर्यटन का क्षेत्र भी है। हमारे कुल पॉपुलेशन से कई अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर हम लोग जिसको हम कहते हैं कि फुटफॉल हमारा रहता है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं वो रहती है। तो उसके ठीक प्रकार से वहाँ पर जन सुविधाएं उपलब्ध हो, यात्रा ठीक प्रकार से हमारे संचालित हो, उसके लिए हमको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि जब हम कुंभ में पैसा देते हैं तो हमको यात्रा के लिए भी अतिरिक्त सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, बेहतर हो, उसके लिए मैंने मांग की है और मैं उसमें जोड़ रहा हूँ। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर CUET परीक्षा केंद्र को जनपद पौड़ी में से ही यहां पर खोलने को लेकर अब कयास तेज होने लगे हैं। CUET परीक्षा केंद्र जनपद में ना होने की वजह से तमाम विद्यार्थियों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था और अब उन्हें परीक्षा देने के लिए अपने जिले से दूर जाना पड़ता था। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि तमाम छात्र संगठनों ने इस समस्या को उनके सामने रखा था और उन्होंने इससे संबंधित तमाम दस्तावेज संबंधित अधिकारियों से मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलकर जल्द इस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। देखिए, अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कर्मचारी संगठन हैं और छात्र संगठन है, कई सब लोग मुझसे मिले हैं। उन्होंने इस समस्या के बारे में मुझको अवगत कराया है और मैंने सारे जो उसके संबंधित जितने दस्तावेज हैं सब मांगे हैं और 1-2 दिन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करके और इसका कोई हल निकालने की बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई रास्ता निकलेगा और जल्दी भारत सरकार इसमें कोई निर्णय भी करेगी। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न कराने और निवर्तमान पंचायत जनप्रतिनिधियों को भी यहां पर प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पंचायत चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने भी सरकार को 19 मई 2025 तक चुनाव कार्यक्रम सहित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासक नियुक्ति का सवाल नहीं उठा था और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। वहीं देरी से हो रहे पंचायत चुनाव पर लेकर भी अब इसको कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्षी जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। जो नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक बार नहीं, कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा था। सरकार की मंशा नहीं थी चुनाव कराने की, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव राज्य के अंदर हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, सबको लटकाना चाह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि आज स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। अगर ये पंचायत के चुनाव कराएंगे तो पंचायत में इनको बहुत बुरी शिकस्त मिलने वाली है, क्योंकि जो इन्होंने जनता से वादे किए थे, डबल इंजन की सरकार है, इनके प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने अनेकों लोक लुभावनी जो घोषणाएं करी हैं वो धरातल पे नहीं उतर पाई है, इसलिए चुनाव को टालना चाह रहे थे। उधर उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के कार्य को लेकर भी अभी तक 85% तक ही काम पूरा हो चुका है, जबकि 15% जो कार्य है वो भी प्रगति पर है। PWD सचिव डॉक्टर पंकज पांडे को माने तो ऑल बाजार रोड के भी कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ा समय और लगेगा। साथ ही रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि में बनने वाले बाईपास पर भी कार्य जो है वो लगातार जारी है। वहीं सचिव पंकज कुमार की माने तो जल्द ही ऑल वेदर रोड के कार्य भी पूरे हो जाएंगे। वेदर रोड जो हम लोग चारधाम की मेन रोड्स हैं उनको हम लोग कहते हैं,
इस पे तकरीबन 85% काम किया जा चुका है और बाकी काम जो है वो गतिमान है। इसमें उत्तरकाशी ज़िले में जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक डायरेक्शन था, एक HPC उन्होंने बनाई थी, तो उसके विजिट की वजह से थोड़ा डिले हुआ ये प्रोग्राम, लेकिन अब ये इसको अप्रूव किया जा चुका है। तो उस पर फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के केसेस फाइनल किए जा रहे हैं और यमुनोत्री की तरफ एक DPR में एक माइनर चेंज आया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो यही दोनों पोर्शन बचे हैं, बाकी सारा पोर्शन जो हमारा बद्रीनाथ धाम तक का लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून को जाम से राहत दिलाने के लिए शहर की 2 प्रमुख नदियों पर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया गया है। प्रोजेक्ट की जद में आने वाले घरों को बचाने के लिए कई स्थानीय लोग और विपक्ष विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि एलिवेटेड रोड को लेकर 8 साल से लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। बड़े बड़े बयान सामने आते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एलिवेटेड रोड की जद में जिन गरीबों के मकान आ रहे हैं, सबसे पहले उनके पुनर्वास की योजना सरकार को बनानी चाहिए। एलिवेटेड रोड को लेकर के 8 साल से सरकार की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री जी के बयान भी बार बार सामने आते हैं, मंत्रियों के बयान सामने आते हैं, भाजपा के विधायकों या नेताओं लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज तक तो धरातल पे एलिवेटेड रोड उतरा नहीं है। एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में है, लेकिन एलिवेटेड रोड की जद में जिन गरीबों के घर आ रहे हैं, सबसे पहले उनके पुनर्वास की योजना सरकार को जो है बनानी चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनके घर तोड़े जाते हैं तो वो अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे, उनका लालन पालन कैसे होगा। सरकार को मानवीय दृष्टिकोण दिखाना चाहिए। तानाशाही से अगर गरीबों के घर पर बुलडोजर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो है जनता इसका विरोध करेगी। फिर आगे बात करते हैं, जहां पर देहरादून को जाम से राहत दिलाने के लिए सरकार ने शहर की 2 प्रमुख नदियों पर एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला लिया है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट की जद में आने वाले भवनों को बचाने के लिए कई स्थानीय लोग और विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि प्रोजेक्ट में लगभग 2 से 3 हजार जो भवन हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए, एलिवेटेड को लेकर लगभग तैयारी जो है वो पूरी हो गई है। तो ऐसे में 2000 भवन जो है वो इससे प्रभावित होंगे। इसको लेकर अब आखिरकार एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है और ऐसे में इन भवनों के पुनर्वास को लेकर भी अब बात सामने आ रही है। कि कांग्रेस किसी भी काम में राजनीतिक अवसर ढूंढती है। इतना बड़ा काम जो कि कांग्रेस के टाइम पे भी चला था, इसमें तमाम एक्सरसाइज हुई थी और आज हम उस शिक्षा को धरातल पर उतार रहे हैं। तो कांग्रेस जो लोगों को वहां से विस्थापित करना, उनको लेकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है और उसको मलिन बस्तियों का विषय बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि इसमें सारी मलिन बस्तियां नहीं है, मात्र 2500 मकान अभी तक इसमें चिन्हित है। बहुत ज्यादा संख्या जाएगी तो 3000 भी जा सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं है। और उन 3000 को भी हम विस्थापित कर रहे हैं, बाकायदा उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हम उनकी व्यवस्था बना रहे हैं और बाकी मलिन बस्तियां सुरक्षित हैं। इसलिए मलिन बस्तियों में मेरा तो आग्रह भी है कांग्रेस से कि शहर के विकास के मुद्दों पे मलिन बस्तियों में जाकर राजनीति न करें, उन लोगों के अंदर भय पैदा न करें। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के राजकीय विद्यालय में 1180 प्रधानाचार्यों के पद खाली पड़े हैं। और सही आपको ये भी साथ में बता दें कि कईयों के प्रमोशन भी रुके हुए हैं, जिसको लेकर शिक्षकों में रोष है। और यही रोष एक शिक्षक का धन सिंह रावत के कार्यक्रम के दौरान मंच पर भी निकला है, जहां पर शिक्षक ने मंच पर शिक्षा मंत्री की जमकर क्लास लगाई, प्रधानाचार्यों की भर्ती और प्रमोशन की बात कही और वहीं अंत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर वो कोर्ट से केस वापस ले लेते हैं तो वो अगले ही दिन सबका प्रमोशन कर देंगे। तभी एक दूसरे शिक्षक माइक थामते हुए कहते हैं कि सर, शिक्षकों का ये गुस्सा जाहिर है, उनकी बात सुनी जाए। 2016 से तड़प रहे हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है? क्या इससे कुछ प्रमोशन होने हैं? ठीक है। पूरे उत्तराखंड के विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन है, कब भरेंगे आप उन पदों को? मेरे नाम ललित मोहन सिंह। सीरियसली मंत्री जी, इसको आप सीरियस लीजिए। बच्चों, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य कब से नहीं है। मंत्री सुनिए एक बार, हम इनमें कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं बच्चों में। मैं एक शिक्षक, आप रुके एक मिनट,
चल बोलो भैया। महोदय मैं एक अमीर आदमी हूँ और अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे विरुद्ध 2016 से उसका बड़ा कारण एक जैसे सर ने बताया एक तो हाईकोर्ट में जो तमाम केस है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि हाईकोर्ट में लोग गए क्यों। हमारे वहाँ विभागीय ढांचे में 297 विभागीय पद है अधिकारियों का, और इसमें से आप ताजुब करेंगे कि हमारे वहाँ जब सीनियरिटी का विवाद चला तो सेवा नियमावलियां होती हैं वरिष्ठता। और चलिए आगे बात करते हैं रानीखेत की, जहां पर जीएसएम राजकीय चिकित्सालय में विधायक प्रमोद नेनवाल ने नई तकनीक की दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन मशीन का उद्घाटन किया है। वहीं विधायक नेनवाल का आज जन्मदिन भी है और इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनको शुभकामनाएं बधाई दी है। साथ ही वार्ड में भर्ती मरीजों को फल भी यहाँ पर वितरित किए गए हैं। ब्लड बैंक में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान भी किया। ये बहुत सौभाग्य का दिन है। माननीय विधायक जी बहुत ही प्रयत्नशील रहते हैं। अभी हमको ये लेप्रोस्कोप दिलाया है और मुख्यमंत्री घोषणा में अभी सीटी स्कैन भी हमको मिलना है। आप ही के प्रयासों से हमको यहाँ पे ये मशीन मिली हुई है और यहाँ के जो सर्जन हैं बहुत ही कुशल सर्जन हैं और उनको हमने डेमो भी किया है। आज यहाँ की जनता को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है और इसमें मैं माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और हमारे डिपार्टमेंटल अधिकारियों का जिन्होंने भी इस उपकरण को हमको उपलब्ध किया है। और क्षेत्रीय जनता को हम ये समर्पित करते हैं, अपील करते हैं कि इसमें सहयोग करें और उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। हमारे क्षेत्र की जनता की विगत लंबे समय से एक डिमांड थी कि जो आधुनिक चिकित्सा में जो हमारे दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होते हैं, जो क्रिटिकल ऑपरेशन होते हैं, उनको बहुत सरल तरीके से और जिसमें कि टाँके न हो और जिसमें कि लंबी चीरफाड़ न हो, इस प्रकार जो लेप्रोस्कोपिक विधि से जो ऑपरेशन करने की मांग लगातार हमारे क्षेत्र की जनता कर रही थी। तो इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैंने भी अनुरोध किया था कि यहाँ पर वो मशीन आनी चाहिए। और उसमें हमारे विशेषकर हमारे जो जिला हमारे सीएमओ साहब हैं, उन्होंने भी बहुत यहाँ से परस्यू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको यहाँ पर दूरबीन उपलब्ध कराए, दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराने के तमाम जो इक्विपमेंट है उपलब्ध कराए हैं। आज उसका हमने शुभारंभ किया है और मुझे विश्वास है कि हमारे पूरे रानीखेत क्षेत्र की जनता और आसपास की जो 5-7 विधानसभाएँ का केंद्र, विधानसभाओं का केंद्र है हमारा रानीखेत, यहाँ के मरीजों को यहाँ पर बहुत अच्छी और सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध। तो वहीं देवभूमि में चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन चारधाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। दरअसल हरिद्वार की होटलों में 50% तक बुकिंग कैंसिल होने की बात सामने आ रही है। श्रद्धालुओं की घटती संख्या को पहलगाम हमले के बाद भारत पाक के बीच तनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ऐसे में होटल कारोबारियों सहित तमाम व्यापारियों में चिंता नजर आ रही है, जिसे लेकर होटल मालिक सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक पर्यटन का विषय है, निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। ख़ासतौर पर जो उत्तराखंड में ये जो समय है वो चारधाम यात्रा का होता है और जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो जितने भी यात्री थे जिनकी बुकिंग थी इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। हरिद्वार के लिए बैकबोन है और ये होटल कारोबारी के लिए या ट्रेवल्स कारोबारी के लिए पूरी इसी पे निर्भर रहता है। मई और जून पे ये देखिए पूरी खाली है, वैकेंट है। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी कितने की ऑफिस बंद है, ट्रेवल्स वाले का तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूं कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएँ। केंद्र जो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2000-3000 आदमी हम हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं। जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों। और खबर विकासनगर से है, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हनुमत धाम प्रांगण में भी नारद जयंती के मौके पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। गोष्ठी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देहरादून के विभाग प्रचार प्रमुख गजेंद्र खंडूरी सहित कई लोग इसमें अपने विचार रखते हुए नजर आए।
भारत के समाज में उनके चरित्र को, उनके विराट व्यक्तित्व को, एक विदूषक का चरित्र जानबूझकर किया गया ऐसा प्रतीत होता है। फिल्मों के द्वारा, कथाकारों के द्वारा, थिएटर के द्वारा, रंगमंच के द्वारा, यहाँ तक कि पौराणिक कथा कहने वाले कई कथावाचकों के द्वारा भी उनको एक विदूषक और जैसे चुगलखोर ऋषि का जैसा, जबकि वह इतने विराट, इतने विद्वान, अष्टांग योग के जानने वाले, बहुत श्रेष्ठ वक्ता, बहुत श्रेष्ठ गीतकार और लोक कल्याण के लिए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले और स्वयं को शाप ग्रहण करके भी उन्होंने समाज और लोक कल्याण के लिए समाचारों को प्रसारित और प्रचारित करने का यह महनीय दायित्व हमेशा उठाए रखा है। उधर उत्तराखंड के लोहाघाट में अजीबोगरीब आदेश देने वाले लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार पर पौड़ी ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां पर अधिशासी अभियंता ने कर्मचारियों को इंजीनियर की सर्विस बुक गायब होने के मामले में घर से 2 मुट्ठी चावल लाकर किसी मंदिर में चढ़ाने को कहा था। अधिशासी अभियंता का पद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसका संज्ञान लेकर अधिशासी अभियंता का ट्रांसफर कर दिया गया है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। साथ ही एक कार दूसरे दुकान में जा घुसी है, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं कार में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि सुबह के समय मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास एक कार देहरादून से मसूरी की ओर जा रही थी कि गलत दिशा में चलने के कारण मसूरी से देहरादून जा रही एक कार टकरा गई और सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों कारों को कोलूखेत पुलिस चौकी ले जाया गया, जहां पर घटना की जांच की जा रही है। खबर अक्सर से है, जहां पर अलग अलग गांवों के 2 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले और साथ ही दुष्कर्म करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ दुष्कर्म के साथ ही पोक्सो की धारा में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, साथ ही दोनों नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया है। देहरादून में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों और एक भारतीय महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 4 नाबालिग बच्चों को पुलिस संरक्षण में लिया गया है। पुलिस को बांग्लादेशी नागरिकों से 2 बांग्लादेशी आईडी कार्ड और 2 फर्जी भारतीय आधार कार्ड भी मिले हैं। सभी आरोपियों से LIU और स्पेशल ब्रांच SOG और साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ में मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB गहन तरीके से पूछताछ कर रही है। और SSP अजय सिंह ने यह भी बताया कि 5 बांग्लादेशी बॉर्डर क्रॉस करके भारत पहुंचे थे, जो कि कुछ समय से यहां पर रह रहे थे। गिरफ्तार नूर इस्लाम और मोहम्मद ने फेक डॉक्यूमेंट यहां पर बनवाए थे और उनको यहां पर लाया गया था। के बाद देहरादून राजधानी में बृहद रूप से सत्यापन अभियान चलाया जा रहा था। एक गोपनीय इनपुट के आधार पर क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में वहां पर एक टीम को सत्यापन के लिए भेजा गया था, जहां पर कुछ संदिग्ध लोग पाए गए। उसके बाद जब उनकी सर्च वहां पर की गई तो इसमें 2 बांग्लादेशी आईडी मिली थी और साथ ही साथ इसमें 2 इंडियन फेक आधार कार्ड भी मिला था। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के निवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्यत्र रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। तो वही तापमान बढ़ने से गर्मी का सितम भी लगातार जारी है, जिसका असर नैनीताल के आसपास सरिता ताल में भी बने वाटरफॉल में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सरिता ताल के जल प्रताप में पानी कम हो गया है, जिससे कि यहां पर आने वाले पर्यटकों को मायूसी हो रही है। वहीं वन विभाग ने यहां पर आने वाले सैलानियों के लिए टिकट के रेट में भी बढ़ोतरी की है और प्रशासन ने टिकट की कीमत 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी है। बावजूद इसके पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और इस दौरान पर्यटक सरिता ताल के जल प्रताप में सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत प्लीजेंट वेदर है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ये जो वाटरफॉल है छोटा है लेकिन स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ताल ही ताल है, तो इट्स डिफरेंट टू सी अ वाटरफॉल हियर। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और वेदर यहाँ पे पल भर में बदल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब दिल्ली में जैसे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ का वेदर जो है बहुत ही अच्छा है, अभी आगे और भी ज़्यादा प्लीजेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग है बहुत अच्छा है, उन्होंने किया हुआ है, मतलब जो ऐसे आर्टिफिशियली रखा है बहुत अच्छा है और वाटरफॉल भी बहुत अच्छा है, पिक्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं उसमें। हाँ मैंने बहुत इंजॉय किया, फोटोज भी बहुत सारा लिया है, आते रहिए बस यही।
बहुत अच्छा प्लेस है घूमने के लिए और फोटोशूट के लिए तो बहुत अच्छा है। तो मुंबई का तापमान अब तो बहुत हाई में है। अब जैसे ही मॉर्निंग में मैं नैनीताल उतरा हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर देख के और यहाँ का वातावरण एंजॉय करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। एंड स्पेशली इस वाटरफॉल के रिगार्डिंग मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा यहाँ पे रखा गया है। सारी चीज़ों की सुविधा है, सब डायरेक्शन दिया गया है, सब कुछ किया गया है और एज अ कपल के लिए तो बहुत अच्छी प्लेस है, एंजॉय। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।